वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग देखेंगे इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन जो पढ़ रहे थे। इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन में दो पावर प्लांट को यूटिलाइज करना है कि कैसे हम किस तरह से दो पावर प्लांट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, मेन पर्पस वो है, ठीक है। कैसे करते हैं इन द सेंस क्यों करते हैं, आप ऐसा समझिए, क्योंकि हम लोग ये कनेक्शन नहीं शो करेंगे। कनेक्शन ऐसा मैंने पहले बता दिया कि जो जनरेट होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी, और फिर जो थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होगा कि वह भी शेयर कर सकता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी आपका थर्मल को शेयर कर सकता है, और थर्मल पावर प्लांट भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को शेयर कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? देखिए, आप पढ़े भी होंगे, जब विंड पावर प्लांट पढ़ रहे थे तो उस टाइम में भी आप पढ़े होंगे विंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके यूज़ कर रहे थे, है ना। तो वही है यहाँ पे भी इंटरकनेक्टेड, वहाँ पे भी हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम ही यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा वही इंटरकनेक्टेड सिस्टम ही है, ठीक है। या आप कह सकते थे वहाँ जो है आप को जनरेशन पावर प्लांट की बात कर रहे थे, साथ साथ में दो पावर प्लांट की बात कर रहे थे, दोनों इंटरकनेक्टेड होगा सर, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरकनेक्टेड की बात करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अपना प्रोड्यूस कर रहा है और थर्मल अपना प्रोड्यूस करेगा, और दोनों को हम क्या करेंगे, इंटरकनेक्टेड करेंगे और लोड शेयर करेंगे। बट कब? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बारिश का मौसम होता है, कह सकते हैं रेनी सीजन में, या जो बाढ़ का टाइम आ जाता है, उस टाइम में आप देखते होंगे नदी में जो पानी होता है क्या होता है, भर जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो जो नदी है उसी पे आपका क्या है, पावर प्लांट बनाया जाता है, बैराज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस नदी पे जब पावर प्लांट बनाया जाता है, तो जब बारिश के टाइम में नदी भर जाती है तो पानी हमारा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो जब पानी ज़्यादा हो गया तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इलेक्ट्रिसिटी भी हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें। उस टाइम में रेनी सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जब रेनी सीजन होता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम फुल यूज़ करते हैं, इन द सेंस कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। मतलब हम बेस लोड के जैसा उसको यूज करते हैं कि वैसा जितना भी पावर जो कि कंटिन्यूसली हमको ज़रूरत है, सारा रिक्वायरमेंट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पूरा करवा लेते हैं, ठीक है। उससे जो भी प्रोडक्शन होगा हम सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर उसके रिवर्स में जब हम समर सीजन की बात करें या गर्मी के टाइम की बात करें, तो आप जानते हैं कि वाटर का लेवल जो होता है क्या होता है, डाउन हो जाता है, मतलब वाटर जो होता है घट जाता है। तो उस टाइम में जो नदी होगा उसका पानी भी क्या होगा, धीरे धीरे सूखने लगेगा, घटने लगेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए बेस लोड। समझ में आई बात? अब देखिए, जब बारिश का टाइम आएगा तो हम वाटर का यूज़ करेंगे, तो दैट मोमेंट आप कह सकते हैं कि पूरे रेनी सीजन में, पूरे बरसात के मौसम में हमारा क्या होगा कि जो कोल यूटिलाइज होता है थर्मल पावर प्लांट में वह बच जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि हम लोग थर्मल पावर प्लांट का यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, उस लेवल पे यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग का क्या है, कोल यूज नहीं होगा, और कोल यूज नहीं होगा तो कोल का खर्चा क्या होगा, बच जाएगा, और इधर हाइड्रो पावर प्लांट का हम फुल यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जब गर्मी के टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे तो आपको कोल का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो होगा वह सिर्फ वाटर के अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा, और गर्मी के टाइम में वाटर का अवेलेबिलिटी घट जाता है, और जब घट जाएगा तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को आप दैट मोमेंट में क्या करेंगे, इन गर्मी के टाइम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आप पीक लोड के जैसा यूज़ कर सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट को हम क्या करते हैं, बेस लोड के जैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट, ठीक। व्हेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड स्टीम पावर स्टेशन आर इंटरकनेक्टेड टू शेयर द लोड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन आर यूज्ड एज मच एज पॉसिबल इन द टाइम ऑफ अ फ्लड और रेनी सीजन। क्या बोल दिया सर? जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और थर्मल पावर प्लांट को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं लोड शेयर करने के लिए, तो उस टाइम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है होगा उसको हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। कब? ड्यूरिंग रेनी सीजन में, या जब फ्लड का टाइम रहेगा तो, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन आर यूज्ड एज मच एज पॉसिबल इन द टाइम ऑफ फ्लड और रेनी सीजन। जब बरसात का मौसम में रहेगा तो जितना संभव हो सकता है उतना हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। Thus, we can utilize the water to generate electricity while as a fuel such as coal is saved। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, और थर्मल को हम क्या करेंगे, कम यूज़ करेंगे।
तो थर्मल को कम यूज़ करेंगे तो हमारा कोल का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेव होगा। जो फ्यूल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में वह क्या होगा, सेव रहेगा, बचा हुआ रहेगा। तो जो बचा हुआ कोल रहेगा उसको आप गर्मी के टाइम में यूज कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अब देखिए इन ए ड्राई सीजन, या इसको आप कह सकते हैं समर सीजन, ठीक है। इन ए ड्राई सीजन या समर सीजन अ स्टीम पावर प्लांट रन एज अ बेस लोड। जो थर्मल पावर प्लांट होगा वह क्या है, बेस लोड के जैसा ट्रीट करेंगे हम लोग उसको, बेस लोड के जैसा, बेस लोड पावर प्लांट के जैसा हम बिहेव करेंगे, ठीक। पावर स्टेशन एज द क्वांटिटी, पावर स्टेशन बेस लोड पावर स्टेशन एज द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर गेट्स रिड्यूस, ठीक है। क्यों हम बेस लोड के जैसा यूज कर रहे हैं ड्राई सीजन में, क्योंकि वाटर का लेवल हमारा क्या, अवेलेबिलिटी जो है घट जाता है ना। वाटर जिस हिसाब से हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में चाहिए उस हिसाब से हमको मिल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग को वाटर कम चाहिए होता है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट को हम बेस लोड पावर प्लांट के जैसा इस्तेमाल कर लेंगे। 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या पावर स्टेशन बीइंग रिजर्व्ड फॉर द पीक लोड। इस प्रकार से जब आप धड़ल्ले से कह सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आप थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करेंगे तो उस टाइम में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को पीक लोड के जैसा यूज़ करेंगे। मतलब आप ऐसा कहना चाहें कि यह अगर आपका ग्राफ है तो यहाँ पे जो आपका कंटिन्यूसली जो सप्लाई चाहिए होगा इसको आप थर्मल में यूज़ करेंगे, और जो बढ़ा हुआ अमाउंट रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है, उसको हम पीक लोड के जैसा यूज़ करेंगे। हो गया पीक लोड पर्पस। दिस operation results in higher energy output and greater peak capacity available for power system। क्लियर है आपका। तो इस पर्पस से हम अगर इस तरह से करते हैं तो हम लोग को हायर एनर्जी आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी आउटपुट भी मिल रहा है और फिर ग्रेटर पीक कैपेसिटी जो अवेलेबल है वो भी हमको प्राप्त हो जा रहा है। समझ में आई बात। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को और थर्मल पावर प्लांट को इंटरकनेक्ट करके रखते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या, इकोनॉमिक लोडिंग ऑफ जनरेटर नेग्लेक्टिंग ट्रांसमिशन लॉसेज। जो अल्टरनेटर होता है या जो पावर प्लांट होता है वह कब मतलब सस्ता होगा, मतलब इकोनॉमिकल लोड होगा। जो हम लोड शेयर करेंगे, जो हम जनरेट करेंगे वह कब सस्ता होगा, मतलब कि कैसे हम यूज करेंगे कि वह हमारा जो कॉस्ट होगा वह कम होगा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे इंक्रीमेंटल रेट क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट को देखेंगे, ठीक है। जब इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारा दो अल्टरनेटर का बराबर हो जाएगा तब हमारा कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक लोडिंग करेंगे, या नंबर ऑफ अल्टरनेटर होगा तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि इकोनॉमिक लोडिंग करेंगे, मतलब इकोनॉमिक लोडिंग होगा, ठीक है ना, सस्ता होगा। सबसे जो लोड शेयरिंग होगा वह सस्ता होगा। देखिए इसमें कुछ डेरिवेशन है सिर्फ, और उस डेरिवेशन मतलब हम इक्वल लाने का कोशिश करते हैं कि जो इंक्रीमेंटल रेट होगा या फ्यूल कॉस्ट भी उसको बोलते हैं, दोनों हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि हमारा लोड शेयरिंग जो होगा इकोनॉमिकल होगा। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ईच मशीन हैज़ ए फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हर एक मशीन का एक इनपुट आउटपुट का रिलेशन होगा। जैसे कि हमने बताया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में और थर्मल पावर प्लांट का एक इक्वेशन निकाल के बताए थे आपको, ध्यान कीजिएगा, पिछले लेक्चर में देखिएगा उसको आप जाकर, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन था, ठीक। तो वहाँ पे जैसे अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो इनपुट देते जाइएगा तो आउटपुट हमारा बढ़ते जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट है, क्विक स्टार्टिंग है। लेकिन वही चीज़ थर्मल में बात कीजिएगा तो कुछ टाइम तक, मतलब 5 से 6 घंटे तक आप इनपुट देते रहेंगे तब भी आपको आउटपुट मिलने का कोई आसार नहीं है। लेकिन 5-6 घंटे के बाद फिर आपका क्या होगा, आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए, अगर ग्राफ से समझते हैं तो ये हमारा हो गया हाइड्रो का, ठीक है, कि क्विक स्टार्टिंग होगा, दिए और स्टार्ट हो गया। लेकिन थर्मल का बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्या टाइम लग जाएगा। ये इनपुट और ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, यही था ना ग्राफ, यही देखे थे आप। तो जब यहाँ 5 से 6 घंटे के आसपास में आपको कोल को ऐसे ही बर्न करेगा, मतलब इनपुट आपको देते रहना होगा लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। 5-6 घंटे के बाद आपको क्या होगा, आउटपुट मिलना स्टार्ट करेगा और फिर जाके हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आई बात। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हर एक जो भी हमारा पावर प्लांट है, आप कह सकते हैं कि हर एक मशीन का एक अपना इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप होता है।
फॉर एनी इंक्रीजिंग आउटपुट इनपुट मस्ट बी इंक्रीज करस्पॉन्डिंग टू द जनरेटर। अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए होगा तो आपको ज़्यादा इनपुट भी देना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आप किसी में बात करें, जैसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गए, वाटर का प्रेशर जो है बिल्कुल कम कर दीजिए, टरबाइन भी धीरे धीरे घूमेगा। टरबाइन भी जब धीरे धीरे घूमेगा तो आउटपुट भी हमको उसी हिसाब से मिलेगा, लेकिन प्रेशर को आप ज़्यादा कर दीजिए तो टरबाइन फिर हमारा उस हिसाब से घूमेगा, जैसा प्रेशर वैसा टरबाइन का रोटेशन, ठीक है। तो ज़्यादा रोटेट करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहना है कि अगर आप इनपुट ज़्यादा चाहते हैं तो आउटपुट ज़्यादा चाहते हैं तो इनपुट भी आपको अधिक देना पड़ेगा। अब समझिए, हम बस डेरिवेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लाएँ कि कब और किस कंडीशन में हमारा क्या है इकोनॉमिकल लोडिंग होगा जनरेटर का। Consider two turbo alternator operating in parallel and sharing the load P1 and P2 and its cost is C1 and C2 respectively। मान लिए कि हम दो अल्टरनेटर है या दो टर्बो जनरेटर है जो कि हमारा पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब जनरेटर को हमने बोल दिया P1 और P2। अब जो दोनों जनरेटर को ऑपरेट करने में जो कॉस्ट आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, C1 और C2। P1 का कॉस्ट C1 और P2 का कॉस्ट C2। क्लियर है। तो उस आधार पे हम बात करें तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, P1 मतलब ये जो P1 और P2 है दोनों हमारा अल्टरनेटर का पावर है, ठीक ना, उतना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और कॉस्ट उसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्च हो रहा है, C1 और C2। तो टोटल पावर दोनों का बात करें तो क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2, इक्वेशन 1 मान लीजिए। टोटल कॉस्ट की बात कीजिएगा तो C बराबर C1 प्लस C2, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कहता है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल लोडिंग ऑफ अल्टरनेटर टोटल कॉस्ट सी शुड बी मिनिमम, ठीक है। सस्ता करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए, उसी को तो हम इकोनॉमिकल कहते हैं ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया कि जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इनपुट हम दें लेकिन हमारा खर्च कम हो और आउटपुट हमको ज़्यादा मिले, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया। तो आप एक पढ़े होंगे मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन पढ़े होंगे सर, जब 12th में पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन होगा dy/dx, ठीक है, इक्वल टू हम रखते हैं कंडीशन एक 0। मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा तो हम रखते हैं क्या, कंडीशन 0, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टोटल पावर P1 प्लस P2 निकल गया, C1 प्लस C2 निकल गया। इकोनॉमिकल लोडिंग के लिए हम क्या बोल रहे हैं, C शुड बी मिनिमम, कॉस्ट जो है मिनिमम होना चाहिए, एंड इट विल बी मिनिमम व्हेन द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू P विल बी 0, ठीक है। तो यह कम तब होगा जबकि हम कॉस्ट को डेरिवेट करेंगे P के रिस्पेक्ट में और उसको इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। जैसे यहाँ dy/dx, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dc/dp इक्वल टू 0। ये हमारा एक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग C विथ रिस्पेक्ट टू P, हमने क्या किया, C को P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखिए तो क्या हो जाएगा, dc/dp बराबर dc1/dp प्लस dc2/dp। अब कॉस्ट C तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वैरी क्या करेगा, जैसे हम एक बार कॉस्ट निकाल लिए C का प्लस C2 का, टोटल कॉस्ट आ गया 10, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गया 10। अब हो सकता है फिर इसी का ना वैरी करेगा, तब इतना में ही वैरी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। हो सकता है ये हमारा जो है 5 हो जाए, ये हमारा फिर ये भी 5, या ये 4, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो टोटल कॉस्ट हमारा ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। या नहीं भी अगर बात करते हैं, चलो इसको नहीं समझना है, छोड़ देते हैं, इसको हटा दीजिए। तो dc/dp बराबर dc1/dp प्लस dc2/dp। अब मैक्सिमा मिनिमा का जो कंडीशन हम बता रहे थे, क्या अगर हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा तो हम क्या कर रहे थे, dy/dx इक्वल टू 0। यह मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन होता है सर, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे हम dc/dp बराबर क्या रख देंगे, 0। हम यहाँ पे क्या किए, dc/dp इक्वल टू रख दिए क्या, 0, बराबर क्या गया, dc1/dp प्लस dc2/dp, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे फिर से आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साइड में लेके आइए। देखिए तो ध्यान से क्या आया था अपने पास ये इक्वेशन आया था, है ना, 0 इक्वल टू dc1/dp1 प्लस dc2/dp1, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, dc1/dp1 बराबर माइनस dc2/dp1, हम बोलिए लिख सकते हैं क्या, बोलिए dc1/dp1 इक्वल टू dc2/dp2। देखिए इसको अपॉन नहीं बोलेंगे हम लोग, एक डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, बाय बोलेंगे, dc2/dp1 dc1/dp1। अब देखिए मैं यही चीज़ को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ,
dc1 बाई dp1 तो लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू माइनस की जगह पे मैं माइनस छोड़ दिया। अब dc2 और dp1 को मैं जो है ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, dc2 बटे dp1 इंटू यहाँ dp1 नहीं, यहाँ पे मैं dp2 कर दे रहा हूँ, और dp2 अपॉन dp1 ऐसा करके लिख सकता हूँ। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, dc2 बटे dp1, कुछ ऐसा बच जाएगा। तो देखो dc2 बटे dp2 इंटू dp2 बटे dp1, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये दोनों कैंसिल होकर dc2 बटे dp1 बच जाएगा ना, इसलिए मैंने क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, इसको इक्वेशन 4 मान दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या था, p बराबर p1 प्लस p2, उस चीज़ को फिर मैंने क्या करा, p2 इक्वल टू लिख दिया p माइनस p1 ठीक है। इसको फिर हम p1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ हमको सब कुछ p1 के फॉर्म में है, तो इसलिए हम p1 से रिस्पेक्ट किए। यहाँ अगर p2 के फॉर्म में रहता, p2 से आप अगर डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ पे भी हम p2 से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम आएगा आउटपुट आपका, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट किए हम क्या, p2 विथ रेस्पेक्ट टू p1, dp2 बाई dp1 इक्वल टू dp बाई dp1 माइनस dp1 बाई dp1। बताइए ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगाइएगा तो ये हमारा क्या जीरो, हम यहाँ पे जीरो लिखे, ये माइनस। बताइए dp2 बाई dp1 इक्वल टू क्या होगा, -1। अब आते हैं हम इस इक्वेशन से, ठीक है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या कर रहा है, dc1 अपॉन dc1 बाई dp1 इक्वल टू माइनस है, मैंने माइनस यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ दिया, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या था यहाँ dc2 अपॉन dp1, ठीक है, dc2 अपॉन dp1 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो dc2 अपॉन dp2, dc2 बाई dp1, ठीक है, dc2 बाई dp2 इंटू dp2 बाई dp1 इक्वल टू क्या आ गया सर, -1। बताइए यहाँ पे मैं -1 रख दूँ क्या, यहाँ -1 रख दिया, कोई दिक्कत है बताओ। ये और ये खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या मिल गया, dc1 बाई dp1 और बराबर dc2 बाई dp1। यही तो था इंक्रीमेंटल रेट, फ्यूल कॉस्ट जिसको बोल रहे थे, ठीक है। तो वो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दस फॉर इकोनॉमिकल लोडिंग ऑफ जनरेटर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1 एंड 2 शुड बी इक्वल। अगर हमको इकोनॉमिकल लोडिंग चाहिए होगा, मतलब सबसे चीप में कह सकते हैं कि सबसे सस्ता लोडिंग चाहिए होगा, तो क्या करना होगा, जनरेटर 1 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट और जनरेटर 2 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, विद ट्रांसमिशन लॉसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि ट्रांसमिशन लॉसेस हमारा हो रहा था, ठीक है। अब देखिए फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट टू ऑब्टेन द इकोनॉमिकल लोडिंग एवरी जनरेटिंग यूनिट शुड ऑपरेट एट द सेम इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब अगर मान लीजिए यहाँ 2 की बात की है तो हम कर दिए कि आपका इंक्रीमेंटल रेट 1 का और इंक्रीमेंटल रेट 2 का बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 है आपके पास, 10 अगर रहेगा आपके पास, तब आप क्या करेंगे, सबका इंक्रीमेंटल रेट बराबर होना चाहिए। जैसे dc1 अपॉन dc1 बाई dp1 बराबर dc2 बाई dp2 बराबर dc3 बाई dp3 बराबर dc4 बाई dp4, नेन नंबर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट मिल गया। तो फाइनल हम लोग को क्या पता चला कि अगर हमको इकोनॉमिकल लोड शेयरिंग करना पड़ेगा, तब एट दैट मोमेंट में उस समय हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वह बराबर होना चाहिए हर एक जनरेटर का। समझ में आई बात, तब हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकल लोडिंग होगा। क्लियर है, ये डेरिवेशन है सिर्फ सर। फाइनल आउटपुट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इकोनॉमिकल लोडिंग के लिए हमारा इंक्रीमेंटल रेट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर होना चाहिए, बस ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि आप इकोनॉमिकल लोडिंग बताइए, तो आप डेरिवेट करना पड़ेगा फिर आपको। ऐसे इस पर आप न्यूमेरिकल कुछ हम देखेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे आपको, बाकी आप भी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं PDF से, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। तो लेकिन 1-2 न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे बनाऊंगा और वो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम बराबर हो जाता है, कैसे रेट घट रहा है। इंक्रीमेंटल रेट में जब बराबर हो जाएगा तो क्या वाकई में फ्यूल कॉस्ट हमारा घट रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या सस्ता हो रहा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हाँ, जियोथर्मल एनर्जी की बात हम लोग कर रहे थे सर, जो कि छूट गया था यूनिट 6 का, उसको आप नोट से लिख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी कभी बोला हूँ मैं कि आप नोट से लिख लीजिएगा, जितना लिखा हुआ है मैं यहाँ पे फिर आपको बता दूँगा, ठीक है। उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा कि क्या है, आपको जियोथर्मल एनर्जी क्या है, कैसे यह वर्क करता है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, लिख लीजिएगा, आप भूलिएगा मत,
क्लियर। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।